जब अलाउद्दीन खिलजी ने उज्जैन पर अपना दबाव बनाया तो वहाँ के जो शासक थे वो गया में पिंडदान करने के बहाने से उसकी अनुमति से गया आए अपने कुछ चुनिंदा लोगों के साथ। जानना दिलचस्प होगा कि 1937 के चुनाव में डुमराव महाराजा स्वयं उम्मीदवार बने। माना जा रहा था कि कोई आदमी इनके खिलाफ खड़ा नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट दिया हरगोविंद मिश्र को, और जगजीवन राम को पहली बार एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, उनको डुमरांव का चुनाव प्रभारी बनाया गया। एक नारा था कि यदि कांग्रेस जीतती है तो डुमरांव की महारानी और डुमरांव की मेहतरानी ये दोनों बराबर होंगे, एक वोट उनको भी होगा और एक वोट उनको भी होगा। पूरे बिहार में विशेष करके सोन के पूरब और पश्चिम ये जो मगध और भोजपुर का क्षेत्र है, यहाँ खेती के अलावा जीविका का दूसरा कोई साधन नहीं है। तो उस समय में और कमोबेश आज भी खेती जो है वो पूर्णतः वर्षा पर ही आश्रित रही, और स्वाभाविक है कि कृषि की अवस्था भी उस समय बहुत उन्नत नहीं थी। ये तो बहुत हाल में 66 के बाद जो अकाल पड़ा उसके बाद से हमारे यहाँ हरित क्रांति आई है, जो आज हम लोग उसका लाभ ले रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि खेतों में उपज बहुत कम होती थी, उससे सभी लोगों का पालन पोषण नहीं हो पाता था, तो रोज़गार की तलाश में लोग अपना गांव घर छोड़ करके और बाहर निकलते थे। कलकत्ता को अंग्रेज़ों ने अपनी राजधानी बनाया था और वहाँ जूट के कारखाने उन लोगों ने खोले थे। उस समय जूट के बोरों की मांग पूरे दुनिया में थी, तो और जूट की खेती बंगाल में बहुतायत से होती थी, आज भी होती है। तो उन लोगों ने जूट के कारखाने खोले थे और उन जूट मिलों में मज़दूरों को सहज ढंग से नौकरी मिल जाती थी, कम या ज़्यादा जो भी मिले, लेकिन जूट के कारखाने बहुत थे और बड़े पैमाने पर वहाँ जूट मज़दूरों की आवश्यकता थी। तो इसलिए पूरे बिहार से और पूर्वी उत्तर प्रदेश से और विशेष करके जो शाहाबाद का क्षेत्र था, भोजपुर का जो क्षेत्र था, यहाँ से लोग कमाने के लिए दिल्ली जाते थे। दूसरा कोई विकल्प नहीं था, या तो खेती करें और नहीं तो यदि नगद पैसा कमाना है तो कलकत्ता जाएं। एक तो ये बात थी। दूसरी बात जो आपने कही वह भी बहुत हद तक सही है कि पूरे बिहार में छोटे बड़े कई सौ ज़मींदार थे, लेकिन डुमरांव राज की स्थिति थोड़ी भिन्न थी। ये लोग अपने को उज्जैन राजपूत कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय में ये लोग उज्जैन से आए थे और चेरों को हरा करके इन लोगों ने अपना साम्राज्य कायम किया था। ये लोग राजा थे, खुद से राजा थे। अंग्रेज़ों के आने के बाद ये लोग ज़मींदार हो गए, लेकिन अकड़ जो है वो औरों की अपेक्षा ज़्यादा रही। डुमराव महाराजा तो राजा ही थे, तो स्वाभाविक है कि जो दूसरे लोग थे, जैसे दरभंगा महाराज भी थे, तो वहाँ भी प्रजा थी, वहाँ भी राजा थे, वो ज़मींदार थे बड़े, लेकिन वहाँ एक सॉफ्टनेस था, वहाँ एक मृदुता थी और यहाँ एक क्रूरता थी, एक रोब था, एक कड़ापन था। तो बहुत सारे लोग उससे भी प्रभावित हुए और उन लोगों ने उस जगह को छोड़ देना ही बेहतर समझा। जैसे जिनके पास खेती उती नहीं थी वो लोग क्या करते हैं, तो यहाँ रहें चाहे वहाँ रहें, कहीं भी जब कमा कर कहीं खाना है तो बढ़िया है कि भाई किसी बड़े शहर में चले जाएं, और बड़े शहर का मतलब कलकत्ता था, तो लोग कलकत्ता चले गए। में अंग्रेज़ों ने मॉरिशस, फिजी, त्रिनिडाद इन द्वीपों पर अपना अधिकार किया और वहाँ की काली मिट्टी पर ये लोग गन्ने की खेती करने का विचार किया, तो उनको मज़दूरों की आवश्यकता हुई और उसके लिए उन लोगों ने 5 साल का एक एग्रीमेंट की योजना बनाई कि जो यहाँ से चलेगा 5 साल तक वहाँ रहेगा, उसके बाद फिर वो वापस आ जाएगा। तो स्वाभाविक है कि ये जो हम लोग का
भोजपुर क्षेत्र था, शाहाबाद का क्षेत्र था और उससे सटे हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था। तो यहाँ पर बेरोजगारी थी, लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं था। आज भी ये लोग खेती पर ही आश्रित हैं। उद्योग धंधा तो यहाँ उस तरह का नहीं है जिससे कि लोग रोज़गार मिल सके। उस समय तो स्थिति और भयावह थी और खेती भी यहाँ बहुत उन्नत जैसे आज हो गई है। 1967 के अकाल के बाद हरित क्रांति आई, तो उस समय तो ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए लोगों को अच्छा लगा कि भाई हम लोग चलें, एक कमाने का अवसर मिल रहा है। और लोग यहाँ से गए, बहुत सारे लोग लौट आए, बहुत सारे लोग नहीं लौटे। और उसके बाद तो हम लोग जानते हैं कि एक ऐसा समय आ गया कि मॉरिशस, फिजी, त्रिनिडाद में ये लोग शासक बन गए। लेकिन गए थे लोग मजदूर बन करके ही, एग्रीमेंट पर गए थे 5 साल के लिए। बोलचाल की भाषा में इन लोगों को गिरमिटिया कहा जाता था, मैंने वो बदल गया, एग्रीमेंट गिरमिटिया शब्द में बदल गया भोजपुरी में। और ये लोग उसी के तहत गए। एक और कारण था, ये जितने लोग गए सब 1857 के बाद गए। और हम लोग देखते हैं कि बिहार का भोजपुरी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का, पूर्वी उत्तर प्रदेश का भोजपुरी क्षेत्र और झारखंड से कुछ लोग गए। ये 3 ही क्षेत्रों से अधिकांश लोग गए। तो 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसके नायक कुंवर सिंह भी थे हम लोगों के बिहार में, और बहुत सारे लोग थे। बाद में अंग्रेज़ों ने जब इस विद्रोह को दबा दिया तो जो लोग विद्रोही थे उन पर उन लोगों ने मुकदमे दायर करने आरंभ किए, उन पर पुलिस अपनी कार्रवाई करने लगी। बहुत लोगों को फांसी हुई, बहुत लोगों को जेल की सज़ा हुई, बहुत लोगों को पीटा गया। तो इस माहौल से बहुत सारे लोग दहशत में आ गए। खास करके जो युवक थे उनके अंदर ये भय व्याप्त हो गया कि कहीं ऐसा नहीं हो कि कल हमको भी पुलिस पकड़ ले, हमको भी जेल में डाल दे, हम पर भी मुकदमा हो जाए। तो इस डर से भी बहुत सारे लोग गिरमिटिया मजदूर बन गए और उन लोगों ने अपना गांव घर छोड़ना ही बेहतर समझा। और वो लोग मॉरिशस, फिजी, त्रिनिडाद इत्यादि इत्यादि जो अंग्रेज़ों ने द्वीप बनाए थे, जो जिन द्वीपों पर उन लोगों ने खेती करना आरम्भ किया था, वहाँ ही लोग चले गए। पृष्ठभूमि हम लोग थोड़ा सा समझ लें। मध्यकाल में ये जो सोन का जो तटीय इलाका था, जिसको हम लोग सोन गंगा का मैदान कह सकते हैं, सोन नदी से पश्चिम और गंगा नदी के दक्षिण का जो इलाका था, वो चेर जातियों के अधिकार में था। वहीं वहाँ के शासक थे। क्योंकि अधिकांश इलाका जो था वो जंगली था, आबादी कम थी। बाद के दिनों में जब अलाउद्दीन खिलजी ने उज्जैन पर अपना दबाव बनाया तो वहाँ के जो शासक थे वो गया में पिंडदान करने के बहाने से उसकी अनुमति से गया आए अपने कुछ चुनिंदा लोगों के साथ। और लौटने के क्रम में ये जो सोन और गंगा के बीच का जो जगह था उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि वहाँ की गुलामी से बेहतर है, अलाउद्दीन खिलजी के अधीन एक तरह से हम लोग कैदी हैं, तो बेहतर है कि हम लोग यहीं बस जाएं। बहुत अच्छा, उनको ये जगह बहुत पसंद आई। और वहाँ के जो चेर राजा थे उनसे उन्होंने अनुमति ले करके और वहीं अपना डेरा डाल दिया। बाद के दिनों में अब अपने लोगों को उन्होंने संदेश भेजा कि अब हम लोग यहीं रहेंगे, और उनके लोग जो थे वो छोटे ग्रुप में आकर के और गंगा के किनारे बसने लगे। चेर राजा का जो गढ़ था वो डुमरांव में, आज जहाँ डुमरेजिन का मंदिर है, डुमरांव शहर के बिल्कुल दक्षिण तरफ में जो डुमरांव डिहरी रोड जाती है उससे पूरब बिल्कुल काव नदी के किनारे। गढ़ तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन गढ़ का जो टूटा फूटा ईंटा पत्थर था वो हमने देखा है। तो एक षड्यंत्र के तहत, उसकी कथा लंबी है, और उस चेर राजा को मार दिया गया और ये लोग वहाँ के शासक बन गए। उज्जैन लोग जो है सो वहाँ के शासक बन गए। बाद में इन लोगों में आपसी प्रतिद्वंदिता भी चलती रही। अंग्रेज़ों के समय आते आते ये लोग बड़े ज़मींदार बन गए। तो जो
रोब था, जो शासक तो ये लोग उज्जैन में भी थे, लेकिन यहाँ आने पर तो एक नए सिरे से शासक ये लोग हुए। स्वाभाविक है कि ये कुछ अपनी ताकत दिखाई जाएगी, तभी लोग हमारी अधीनता स्वीकार करेंगे, तभी लोग हमारे शासन के वजूद को स्वीकार करेंगे। तो ये आरंभ से ही चलते आ रहा है, एक अपना प्रभाव क्षेत्र कायम करने का, और ये बाद के दिनों तक चलता रहा। 1857 के समय, अभी जो हम लोग कहे कि कुंवर सिंह थे आंदोलन के पक्ष में और डुमराव महाराजा थे विपक्ष में, लेकिन ये खानदान एक ही है, इन लोगों का रक्त संबंध है, एक ही खानदान से लोग आते हैं। कुछ लोग आकर के यहाँ जगदीशपुर में बस गए और कुछ लोग डुमराव में ही रह गए, वहीं ब्रांच है। तो एक आतंक का माहौल तो रहा। 1857 के बाद जो अंग्रेज़ों का दमन चक्र चला, तो उसके हथियार जो है वो डुमराव महाराजा ही बने। ने ये 1942 में भी हुआ, 1857 के साथ साथ 1942 में भी हुआ कि अंग्रेज़ों के समर्थक रहे, और बिल्कुल जो अत्याचार अंग्रेज़ों ने नहीं किया, वो भी अत्याचार डुमराव महाराजा ने विद्रोहियों के खिलाफ़ किया, या लोगों को डराने धमकाने के लिए कुछ ज़्यादा हुआ। तो स्वाभाविक है कि इसके चलते वहाँ से पलायन हुआ, बहुत सारे लोग वहाँ से भागने के लिए विवश हुए। उन लोगों ने समझा कि जान बचेगी तो भाई कहीं रहेंगे, अपना कमाएंगे खाएंगे। तो ये बात सही है, इसको स्वीकार किया जा सकता है कि डुमराव महाराजा का जो शासन था वो कोई लोकप्रिय शासन, उसकी हम लोग उस समय में बहुत कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक से एक क्रूर जमींदार हम लोग देखते हैं। गया में एक जमींदार थे जो कि मालगुजारी वसूलने के लिए वो लड़कियों की नीलामी करा लेते थे, घर की बेटी बहुओं की नीलामी करा लेते थे। वो दौर ही वैसा था। तो डुमराव महाराजा भी इसके अपवाद नहीं थे, और स्वाभाविक है कि बहुत प्रजा पर टैक्स ज़्यादा थे, मालगुजारी ज़्यादा ली जाती थी, तरह तरह से जो सब टैक्स जिसको कहते हैं हम लोग, अबवाब होता है। और इसके अलावा भी जो इन लोगों का रोब था, कोई नियम कानून तो उस समय था नहीं, जो ज़मींदार ने चाहा वो अपना किया। तो इससे भी पलायन को बल मिला, इससे भी बहुत सारे लोग वहाँ से हट गए। तो उसको बयाई कहते हैं। आज जो सेल टैक्स है उसी का वो रूप था। व्यय करना मतलब खरीदना। तो ये बहुत छोटे पैमाने पर था, लेकिन इसका प्रभाव बहुत व्यापक हुआ। पहले बाज़ार जो था वो डुमरांव के राजगढ़ से एक सड़क सीधे जाती थी उत्तर दिशा में, और उसमें आगे जंगल था। दक्षिण में बाज़ार था और उत्तर में जंगल था, तो उसका नाम ही था जंगल बाज़ार रोड। बाज़ार से होते हुए डुमराव महाराजा के गढ़ से निकल करके और बाज़ार से होते हुए वो जंगल की तरफ जाता था। तो जंगल बाज़ार रोड था, अधिकांश दुकानें वहीं थीं। तो डुमराव महाराजा की तरफ से एक बयाई लगा, एक सेल टैक्स लगा, लेकिन उसमें मनमानी ज़्यादा थी। कोई तय नहीं था कि कौन सामान आप कितना का खरीदेंगे या कितनी मात्रा में खरीदेंगे तो कितना टैक्स लगेगा। टैक्स वसूल करने वाले जो थे वो डुमराव महाराजा के कारिंदे थे, डुमराव राज के लठैत थे। तो जैसे ही कोई आदमी थोड़ा सा भी सामान खरीद करके चलता था तो तुरंत वो सामने आ जाते थे कि आप इतना बयाई दे दीजिए। अब जनता में इसके चलते बहुत असंतोष था। उस समय डुमराव में त्रिवेणी संघ की जो थाना कमेटी थी वो बहुत सक्रिय थी। जो बहुत प्रसिद्ध कोकिल प्रसाद, जिन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ज्योग्राफी और अंग्रेजी में एमए किया था, और वो इसके नेता थे। तो उनके नेतृत्व में इस बयाई टैक्स का विरोध हुआ। और चूँकि त्रिवेणी संघ काफ़ी उस समय संगठित था, उसकी बहुत
उसका प्रभाव था। तो ये आंदोलन भी जो है वो कुछ लंबा चला। बाद के दिनों में कांग्रेस ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया और किसान सभा ने भी इसका समर्थन किया। जब ये आंदोलन लंबा खींचा तो बिहार के अखबारों में भी इसको जगह मिलने लगी। तो होते होते ये आंदोलन बहुत चर्चित हो गया, पूरे राज्य में इसकी चर्चा होने लगी और ये लगा कि हाँ, ये जो बयाई टैक्स लग रहा है ये फजूल है, ये नाहक है, इससे वहाँ के लोगों को परेशानी हो रही है, इसको हटना चाहिए। अंततः इसमें पटना के जो कमिश्नर थे उनको हस्तक्षेप करना पड़ा और उनके आदेश से डुमरांव राज को अपना बयाई टैक्स वापस लेना पड़ा। तो उस ज़माने में यह त्रिवेणी संघ की कोकिल प्रसाद के नेतृत्व में जो त्रिवेणी संघ का जो थाना समिति थी उसकी बहुत बड़ी जीत थी और डुमरांव महाराजा को अपना आदेश वापस लेना पड़ा, ये उनकी बहुत बड़ी हार थी। पहला चुनाव 1937 में हुआ। 1952 के चुनाव में। हाँ। तो जानना दिलचस्प होगा कि 1937 के चुनाव में डुमरांव महाराजा स्वयं उम्मीदवार बने। माना जा रहा था कि कोई आदमी इनके खिलाफ खड़ा नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट दिया हरगोविंद मिश्र को और जगजीवन राम को पहली बार एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, उनको डुमरांव का चुनाव प्रभारी बनाया गया 1937 में। संजोग ऐसा हुआ, उस समय हवा ऐसी बही और कुछ हद तक हम लोग कहें कि जगजीवन राम ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया। जगजीवन राम का एक बहुत फेमस स्लोगन उस समय चला, एक नारा था कि यदि कांग्रेस जीतती है तो डुमरांव की महारानी और डुमरांव की मेहतरानी ये दोनों बराबर होंगे, एक वोट उनको भी होगा और एक वोट उनको भी होगा। और इसका बहुत प्रभाव पड़ा। डुमरांव की महारानी और डुमरांव की मेहतरानी बराबर होगी, इसका बहुत प्रभाव पड़ा। और संजोग ऐसा हुआ कि हरगोविंद मिश्र चुनाव जीत गए, कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे, और डुमरांव महाराजा चुनाव हार गए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि देश की आज़ादी के बाद 1952 में जो पहला चुनाव हुआ उसमें डुमरांव महाराजा कमल सिंह स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े पार्लियामेंट के लिए और वो जीते। चूँकि उस समय तक एक ज़मींदारी का प्रभाव जो था वो बहुत व्यापक था। अधिकांश लोग जो थे वो इनके कारिंदे थे या इनके प्रभाव में थे, इनकी ज़मीन जोतते थे। लोगों के मन में था कि भाई ये हमारे राजा हैं, ये हमारे अन्नदाता हैं। तो एक कांग्रेस वहाँ सफल नहीं हो सकी और न केवल 1952 में बल्कि 1957 में भी डुमरांव महाराजा कमल सिंह स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में ही संसद के लिए चुन लिए गए। लेकिन 1962 आते आते कुछ राजनीतिक हवा बदली और लोगों में चेतना आई। डुमरांव में जगजीवन राम का डुमरांव से जो संबंध है वो 1937 के चुनाव से ही बन गया था। बहुत लोग थे जो कि व्यक्तिगत रूप से जगजीवन राम से जुड़े हुए थे और जगजीवन राम व्यक्तिगत रूप से उनको जानते थे। इस सिलसिले में एक जवाहर श्रीवास्तव जी का नाम लिया जा सकता है। जब जगजीवन राम जी चुनाव प्रभारी बन करके डुमरांव क्षेत्र के चुनाव प्रभारी बन करके आए डुमरांव में, तो या तो डुमरांव महाराजा के डर से या उनकी जाति के चलते, वो छूत जाति से उस समय आते थे, तो उसके चलते किसी ने उनको अपना मकान देना किसी ने नहीं दिया। किसी ने उनके रहने के लिए, अपना कार्यालय खोलने के लिए किसी ने उनको मकान नहीं दिया। और जवाहर श्रीवास्तव जी ने उनको एक बगीचे में ठहराया और प्रतिदिन सुबह और शाम का भोजन जो है वो जवाहर श्रीवास्तव जो अपने घर से ले जा करके और उनको देते थे। तो स्वाभाविक है कि जब पहले ही चुनाव में जगजीवन राम वहाँ चुनाव प्रभारी थे
महीना 1.5 महीना वहाँ रहे और डुमरांव के लोगों से उनका संपर्क जुड़ा। तो बहुत लोग जो थे वो जगजीवन राम से जुड़े हुए थे व्यक्तिगत रूप से। मैं एक ही नाम ले पाता हूँ, चूँकि जवाहर श्रीवास्तव से मेरी बातचीत हुई है, लेकिन कांग्रेस का प्रभाव डुमरांव में भी रहा।